जय धन्वंतरी जय आयुर्वेद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द आयुर्वेदिक रिबूट में। आज का हमारा टॉपिक है निमोनिया। तो निमोनिया इज ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड न्यूमोन, वेयर न्यूमोन रिफर्स टू लंग्स एंड ईयर रेफर्स टू स्टेट और कंडीशन। यानी निमोनिया क्या है? एक स्टेट और कंडीशन है किसकी? लंग्स की। तो अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं। निमोनिया इज डिफाइंड एज द एक्यूट इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ लंग्स पेरेन्काइमा, पर्टिकुलर द एसएनआई। अब एसएनआई क्या होता है वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। रिजल्टिंग इन consolidation and impair gases exchange. It most commonly caused by bacteria, virus of fungi and fungi. It is a condition of lower respiratory tract. हम सब जानते हैं अपना रेस्पिरेटरी ट्रैक दो पार्ट में डिवाइड होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या क्या आता है? नाजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड फेरिंग्स। और जो फेरिंग्स के नीचे वाला पार्ट होता है यानी जो ब्रोंकाई से स्टार्ट होता है यानी लैरिंग्स है, लैरिंग्स, ब्रोंकाई, प्राइम जो ब्रोंकाई आगे चल के क्या होता है? बाइफर्गेट होता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंक्यूल में, देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल एंड एल्वियुलर डक्ट, एल्वियुलर सेक्स। तो जो लास्ट के तीन होते हैं यानी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियुलर डक्ट एंड एल्वियुलर सेक, इसको हम क्या बोलते हैं? एसिनाई या एसिनस। ठीक है। तो जो निमोनिया है वो क्या है? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की क्या है? डिसीज है। ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी एपिडेमियोलॉजी पे। वर्ल्ड वाइज 14% जो डेथ होती है उसका कारण क्या होता है? निमोनिया। उस निमोनिया में भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, जिनमें से भी कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया जो मोस्ट कॉमन है। हर साल इसके 150 मिलियन केसेस देखने को मिलते हैं, जिनमें से 2.5 मिलियन डेथ हो जाती है जो चिल्ड्रन रहते हैं अंडर 5 ईयर एज। ठीक है। इन इंडिया में क्या होता है? 15 से 20% ऑफ चिल्ड्रन डेथ किसके कारण होती है? निमोनिया के कारण। अब आते हैं अपन इसी किस पे? इटियोपैथोलॉजी। इटियोपैथोलॉजी में दो पॉइंट होते हैं, एक इटियोलॉजी होती है और एक पैथोजेनेसिस होती है। इटियोलॉजी में क्या देखते हैं अपन? किसी भी डिसीज के कारण देखते हैं कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं निमोनिया होने के। तो अपन देखते हैं कि एक बैक्टीरियल कॉज हो सकता है, वायरल कॉज एंड फंगल कॉज। बैक्टीरिया में क्या क्या आ सकते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो मोस्ट कॉमन है या फिर 90% निमोनिया केसेस में देखने को मिलता है, और स्टेफाइलोकोकस ऑरिगस, ये क्या करता है? सीवियर निमोनिया कॉज करता है। वायरल कॉज में देखते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस, आरएसवी, एडिनो वायरस एंड कोरोना वायरस। फंगल में जाते हैं टिस्टोप्लाज्म कैप्सुलेटम एंड क्रिप्टोकोकस निमोफॉर्मेंस। जो क्रिप्टोकोकस होता है वो वीक इम्यूनिटी वालों में जल्दी कॉज करता है। अदर फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं निमोनिया के? एक तो होता है इनहेलेशन के द्वारा, यानी कोई भी बैक्टीरिया, वायरल या फंजाई इनहेलेशन से चला जाए, एस्पायरेशन से चला जाए, या कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेज यानी कोई किसी को भी ऐसी डिसीज हो जिसमें उसकी इम्यूनिटी वीक पड़ जा रही हो, उसको निमोनिया काफ़ी जल्दी हो सकता है। अब यहाँ पे केवल इनहेलेशन तो आप सब जानते हैं। एस्पायरेशन क्या होता है? जब भी हम कोई भी फूड पार्टिकल हमारे ईसोफेगस में जाने की बजाय ट्रैकिया में चला जाता है एपिग्लोटिस के इरेगुलर मूवमेंट के कारण, या कभी कभी एपिग्लोटिस बंद नहीं हो पाता, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? जो उस फूड पार्टिकल के कारण जो निमोनिया होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एस्पिरेशन। ठीक है। पैथोजेनेसिस देखते हैं। पैथोजेनेसिस ऑफ निमोनिया में क्या होता है? जब भी हम कोई इनहेलेशन और एस्पिरेशन करते हैं तो जो और जैसे ही वो पार्टिकल ओरोफेरेंजियल कॉन्टैक्ट में आता है, और वहाँ से कहाँ आता है? अपने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। अब क्या होता है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आने के बाद वो क्या करता है? जो पैथोजन रहता है ना, वो क्या करता है? कॉलोनाइज करता है और कॉज करता है इन्फेक्शन को। अब जैसे इन्फेक्शन कॉज करेगा ना, तो वहाँ पे क्या होगा? जो पैथोजन होगा वो क्या करेगा? मल्टीप्लाई इन एल्वेलाई, और वहाँ पे क्या करता है? जैसे वो मल्टीप्लाई करता है एल्वेलाई में, तो स्टिमुलेट करता है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को, जिसके कारण क्या होता है? एल्वेलाई फिल हो जाती है किस किस चीज़ से? एग्जिटेड न्यूट्रोफिल्स, फाइब्रिन्स एंड सेल्यूलोज डेब्राइड्स से। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ क्या होती है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं या फिर जो भी किसी और डिसीज़ से ऑलरेडी इनको कोई और डिसीज़ हो, उनको निमोनिया होने के चांस जल्दी होते हैं। अब जनरली अपने जो नेज़ोफेरिंग ट्रैक होता है या जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, उसमें एक सर्वल डिफेंस मैकेनिज्म होती है, जिसमें म्यूकोसेलुलरी क्लीयरेंस होता है, एल्वियुलर मैक्रोफेज होती हैं, इम्यूनोग्लोबिन होता है। लेकिन कई बार इम्यूनिटी सप्रेशन के कारण क्या होता है? ये सारी चीज़ें वर्क नहीं कर पाती, और जो पैथोजन होता है वो हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाके इन्फेक्शन करता है और इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। ठीक है। ये तो हो गई उसकी पैथोजेनेसिस। अब हम देखो, या तो इनहेलेशन और एस्पायरेशन के थ्रू आएगा वो पैथोजन कॉन्टैक्ट में, या कोई डायरेक्ट एक्सटेंशन से आ सकता है, यानी किसी अदर पर्सन को निमोनिया है और आप उसके कॉन्टैक्ट में आ गए हो। लेट्रोजेनिक हो सकता है, हेमेटोजेनिक स्प्रेड हो सकता है। जो हेमेटोजेनिक स्प्रेड होता है जनरली ब्लड के थ्रू होता है, लेकिन ये लेस कॉमन देखने को मिलता है। देखते हैं टाइप ऑफ निमोनिया, उसमें क्या है? बेस्ड ऑन एनाटॉमी, एनाटॉमी की बेसिस पे कितने टाइप होते हैं? दो टाइप के, लोबार निमोनिया और लोब्यूलर निमोनिया। लोब्यूलर को क्या बोलते हैं? ब्रोंकोनिमोनिया। बेस्ड ऑन माइक्रो, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल एंड पैरासाइटिक। बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन का सोर्स क्या है? आपको किसी कहीं कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, यानी आपने किसी भीड़ भाड़ वाले एरिया से निमोनिया एक्वायर्ड करा है या आपको इन्फेक्शन हुआ है। उसके बाद में हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, यानी जब आप एडमिट हो रहे थे हॉस्पिटल में, तब आपको निमोनिया नहीं था, लेकिन एडमिट होने के 48 आवर्स के बाद आपको निमोनिया के साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं, तो उसको बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया क्या कैसे डिफरेंस होता है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया से? जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया होता है वो पर्टिकुलर ड्रग्स और मेडिसिन के लिए रेजिस्टेंट होता है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट अलग होता है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के कंपैरिजन में। सेम एज वेंटिकुलर एक्वायर्ड निमोनिया में होता है, उसमें क्या होता है?
जब आप वेंटिलेटर पे जाते हो तो उस टाइम आपको निमोनिया नहीं होता है, लेकिन वेंटिलेटर पे जाने के 48 आवर्स बाद अगर आप में निमोनिया के साइन एंड सिम्पटम्स दिखते हैं तो उसको बोलते हैं वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया। ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ ब्रोंको निमोनिया या फिर लोबार और लोबुलर निमोनिया को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो अब आते हैं अपन लोबार निमोनिया और लोबुलर निमोनिया पे। तो लोबार निमोनिया में क्या होता है, द होल लोब इज इन्फेक्टेड, वेयर एज द लोबुलर निमोनिया में क्या होता है, एक पैची कंसोलिडेशन देखने को मिलता है। आप पहले ये समझ लो लोब और लोब्यूल क्या होती हैं। तो देखो, लंग्स होता है, लेफ्ट लंग दो दो लोब होते हैं, राइट लंग में 3 लोब होते हैं। अब लोबार निमोनिया में क्या होता है, जो कंप्लीट लोब इन्फेक्टेड हो, यानी जो अपर लोब, मिडिल मीडियल लोब या फिर मिडिल लोब या लोअर लोब। अब इनमें क्या होता है, जो कंप्लीट देख रहे हैं आपको, जो मिडिल लोब है वो कंप्लीटली इन्फेक्टेड है, इसको बोलते हैं लोबार निमोनिया। और लोब्यूलर निमोनिया में क्या होता है, पैची कंसोलिडेशन देखने को मिलता है, यानी किसी भी लोब का थोड़ा थोड़ा पार्ट अगर इन्फेक्टेड है तो वो होता है लोब्यूलर निमोनिया। ठीक है? अब देखो, याद करो जरा रेस्पिरेटरी ट्री को, जो अपन पहले पढ़ के आए। ट्रैकिया बाइफरगेट होता है ब्रोंकाई में, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंक्यूल्स में, फिर उसके बाद आता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल। टर्मिनल ब्रोंक्यूल से अब देखो, जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल यानी 3 से 5 टर्मिनल ब्रोंक्यूल जब इन्फेक्शन होता है ना, तो उसको बोलते हैं लोब्यूलर निमोनिया, यानी जिसमें लोब्यूल्स इन्फेक्टेड हो। इसमें कैसा देखो, अब जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल होते हैं ना, वो क्या क्या कंसिस्ट करते हैं, यानी टर्मिनल ब्रोंक्यूल कहाँ आगे जाके किस किस चीज़ में बाइफरगेट होते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर सैक, एल्वियोलर डक्ट, यानी 3 से 5 जब टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में इन्फेक्शन होगा ना, उसको बोलते हैं लोब्यूलर निमोनिया। और जब पूरा होल लोब इन्फेक्टेड हो तो उसको बोलते हैं लोबार निमोनिया। ठीक है? तो ये देखो, लोबार में अपन को जब एक्सरे कराएंगे तो ऐसा देखने को मिलेगा, और पैची कंसोलिडेशन किसमें दिखेगा, लोब्यूलर निमोनिया में। ठीक है? अब इसको देख लेते हैं ज़रा, इसकी नोट्स भी देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसमें क्या होता है, या तो एक लोब इन्फेक्टेड होगा या 2 लोब इन्फेक्टेड होंगे ऑफ इंटायर लंग। ठीक है? द कंसोलिडेशन इज डिफ्यूज इन 1 लोब और 2 लोब, इंटायर लोब इज इन्वॉल्व, एनी लोब कैन बी देयर, यानी कोई लेफ्ट भी हो सकती है, राइट भी हो सकती है, अपर मिडिल या लोअर, कुछ कुछ भी हो सकती है उसमें ना। अब जो लोबार निमोनिया होता है उसमें 4 स्टेज होती हैं, और लोबुलर निमोनिया में 3 स्टेज होती हैं। एक बार आपको डायग्राम दिखा देता हूँ कि लोब कैसा दिखता है और लोबार कैसा दिखता है, लोबुलर कैसा दिखता है। ठीक है? देखो, अब देखो, जो लोबार निमोनिया है, देखो ये जिसमें कंप्लीट लोब इन्फेक्टेड हो रही है उसको बोलते हैं लोबार निमोनिया। जिसमें पैची कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है उसको क्या बोलते हैं, ब्रोंको निमोनिया, या फिर उसको क्या बोलते हैं अपन, लोब्यूलर निमोनिया। ठीक है? अब देखो, अगर तुम गौर से ध्यान देखोगे, अगर अंधे नहीं हो तो देखो ब्रोंको निमोनिया में क्या होता है, देखो जो जहाँ पे जो पैची कंसोलिडेशन दिख रहा है, हल्का 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 हल्का, और यहाँ पे देखो कंप्लीट एक येलोइश, पूरा एक लोब येलोइश दिख रहा है, इसको बोलते हैं लोबार, उसको बोलते हैं लोब्यूलर। डिफरेंस समझ में आ गया? ये देख लो थोड़ा सा, अच्छा डायग्रामेटिक फॉर्म में देख लो एक बार। लोबुलर निमोनिया ये होता है, लोबार निमोनिया ऐसा दिखता है। ठीक है? अब नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं। अब स्टेज ऑफ लोबार निमोनिया, 4 स्टेज होते हैं, स्टेज ऑफ कंजेशन, रेडिपेटाइजेशन, ग्रेपेटाइजेशन एंड रिजोल्यूशन। अब स्टेज ऑफ कंजेशन में क्या होता है, इनिशियल फेज होता है जो रिप्रेजेंट करता है अर्ली एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। लास्ट होता है फॉर 1 to 2 डेज। अगर हम इसकी कट करके इसकी स्लाइड बना के इसको देखेंगे तो हमें 4 फीचर देखने को मिलेंगे। डायलेटेड पल्मोनरी कैपिलरीज एंड कंजस्टेड मिलेंगी, वो एडिमा प्रेजेंट मिलेगा, न्यूट्रोफिल्स जो कि काफ़ी कम मात्रा में होंगी, और फ्यू आरबीसीज देखने को मिलेंगी। 4 चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है? डायलेटेड पल्मोनरी कैपिलरीज, एडिमा प्रेजेंट होगा। स्टेज ऑफ कंडीशन में याद रखना हमेशा एडिमा प्रेजेंट होता है। ठीक है? अब एक ये 4 चीज़ें देख लेते हैं, न्यूट्रोफिल एंड आरबीसी। ये रहा इसका एक डायग्राम, थोड़ा उल्टा है, जरा फ़ोन आड़ा टेढ़ा करके देख लेना। देखो, जो ये दिख रही है ना, रेड 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 रेड, ये है डायलेटेड पल्मोनरी आर्टरी, ये वाली, ये बड़ी बड़ी दिख रही हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक नीले और लाल कलर की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो जो नीले नीली जरा जरा सी दिख रही है ना, वो है न्यूट्रोफिल्स, और जो जरा जरा सी लाल लाल दिख रही है वो है आरबीसी। तो इसमें पहले लिखा है फ्यू न्यूट्रोफिल्स एंड आरबीसी प्रेजेंट एट अ फर्स्ट स्टेज, डायलेटेड पल्मोनरी आर्टरीज, एंड जो आपको जो गुलाबी गुलाबी दिख रहा है ये एडिमा है प्रेजेंट। ठीक है? इसको एडिमा बोलते हैं। तो ये पहली स्टेज में अपन को 4 चीज़ें देखने को मिलेंगी, डायलेटेड पल्मोनरी आर्टरीज, कैपिलरीज, एडिमा प्रेजेंट देखने को मिलेगा, न्यूट्रोफिल्स एंड आरबीसी क्या है, काफ़ी कम मात्रा में रहेंगी। अब आती है रेड हेपेटाइजेशन। अब आपको, जब हम लंग्स की बात कर रहे हैं तो इसको हेपेटिक यानी लीवर से क्यों जोड़ रहे हैं कि रेड हेपेटाइजेशन, यानी देखो क्या होता है, द टर्म हेपेटाइजेशन इज निमोनिया इन निमोनिया रेफर्स टू लिवर लाइक कंसिस्टेंसी ऑफ अफेक्टेड लोब ऑन कट सेक्शन। यानी क्या होता है, जब हम सेकंड स्टेज पर रहेगा, यानी आफ्टर 2 डेज, 2 to 4 डेज में जब हम लंग्स को कट करके इसका एक सैंपल्स लेंगे तो क्या देखने को मिलता है अपन को, जो कंसोलिडेशन होता है ना, वो यानी जो लंग्स इतने हार्ड हो जाते हैं वो लिवर के जैसे दिखने लगते हैं। इसलिए अपन को क्या इसको क्या बोलते हैं इस स्टेज को, रेड हेपेटाइजेशन। तो कंसोलिडेशन क्या होता है, लंग्स का हार्ड हो जाता है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, रेड हेपेटाइजेशन, यानी हेपेटाइट यानी लिवर के जैसा दिखने लगा है लंग्स। देखो, अब देखो पहले में क्या मिल रहा था, फ्यू
न्यूट्रोफिल्स एंड आरबीसी, इसमें क्या मिल रहा है, मैनी आरबीसी एंड न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट, यानी आरबीसी और न्यूट्रोफिल्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलेंगी। पहली कंडीशन में अपन को एडिमा देखने को मिल रहा था, दूसरी इसमें अपन को क्या मिल रहा है, दूसरी स्टेज में पस प्रेजेंट हो गया। अब यहाँ पे इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है तो उसमें पस फॉर्मेशन होने लगा है, ठीक है। तो मैंने आरबीसी एंड न्यूट्रोफिल्स एंड पस प्रेजेंट होता है। अब देखो पहली स्लाइड ये थी स्टेज 1, दूसरी स्लाइड ये देखो, इसमें देखो न्यूट्रोफिल्स और आरबीसी कितनी ज़्यादा मात्रा में बढ़ गए हैं यहाँ पे, और एडिमा की जगह क्या हुआ है, यहाँ पे पस प्रेजेंट हो गया है, ठीक है। रेड एपेटाइजेशन कंप्लीट। अब आते हैं ग्रे एपेटाइजेशन पे। देखो क्या होता है, दिस फेज लेस्ट फॉर 4 to 8 days, अफेक्टेड लोब इज फिम एंड हैवी। अगर मतलब कट करके देखें तो अपन क्या बोलेंगे, बलून लाइक आर्टरी एल्वुलर सैक मिलेगा, यानी जो देखो यहाँ पे जो दिख रहा है ना, अब इसमें देखो बलून लाइक ये एल्वुलर सैक है पूरा। उसके बाद क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स क्या होती हैं, डिक्रीज हो जाती हैं और आरबीसी भी डिक्रीज हो जाती हैं। देखो यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स भी डिक्रीज हो गए हैं और आरबीसी भी डिक्रीज हो गए हैं। और यहाँ पे क्या होता है, मैक्रोफेज अपेयर हो जाते हैं, जबकि क्योंकि अब देख रहे हैं यहाँ पे ये पहली कंडीशन थी अपनी जिसमें एडिमा प्रेजेंट मिल रहा था फ्यू, यानी काफ़ी कम मात्रा में आरबीसी और न्यूट्रोफिल्स थी। दूसरी स्टेज में आरबीसी काफ़ी ज़्यादा है, न्यूट्रोफिल्स काफ़ी ज़्यादा हैं और पस प्रेजेंट है। तीसरी कंडीशन में क्या है, आरबीसी डिक्रीज हो गए हैं, न्यूट्रोफिल्स डिक्रीज हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, मैक्रोफेज अपेयर हो चुके हैं। अब जो मैक्रोफेज एक तरीके से फैगोसाइटिक सेल होती हैं, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, ईट करती हैं पस को एंड एवरीथिंग, जो भी वहाँ पे बेकार चीज़ें इन्फेक्शन वो सबको ईट कर लेंगी, ठीक है। और स्पेस धीरे धीरे क्लियर करने लगेंगे। यहाँ पर क्लियर स्पेस देखने को मिल रहा है अपन को इस वाली स्टेज में, इसको बोलते हैं ग्रे हेपेटाइजेशन। उसके बाद आता है रिजोल्यूशन, यानी अब ये ठीक होने वाली कंडीशन आ गई है। ये जो स्टार्ट होती है 8 से 9 डेज, इफ़ नो कीमोथेरेपी इज एडमिनिस्टर्ड इज कम्प्लीट इन 1 to 3 वीक, यानी अगर कोई थेरेपी नहीं दी गई तो 1 से 3 वीक में ये ऑलरेडी ठीक हो जाएगा। अब देखो रिजोल्यूशन में क्या होता है, एवरीथिंग विल डिसअपेयर, यानी जो यहाँ पे आपको जो कंजेशन वगैरह दिख रहा है, जो मैक्रोफेज दिख रही है ना, ये भी जो बचा हुआ पल्स है उन सबको फैगोसाइट करके क्लियर करके यहाँ पे एकदम पूरा क्लियर स्पेस दिखेगा और यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा और गैसेस का एक्सचेंज दोबारा नॉर्मल कंडीशन में होने लगेगा। ये फैगोसाइट्स भी मैक्रोफेज ये सब डिसअपेयर हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। ये वाली कंडीशन देख लो, दूसरी कंडीशन से काफ़ी अच्छी कंडीशन है, यानी ये यहाँ पे निमोनिया ठीक होने लगा है, ठीक है। तो चारों स्टेज कंप्लीट हो गई। रेड हेपेटाइजेशन में समझ में आ गया क्या क्या हो रहा था, 4 कंडीशन मिल रही थी। अपन को क्या रहता है, डायलेटेड कैपिलरीज, एडिमा, न्यूट्रोफिल्स और आरबीसी काफ़ी कम मात्रा में। दूसरी कंडीशन में आरबीसी न्यूट्रोफिल्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिल रही थी, ठीक है। और दूसरी कंडीशन एडिमा की जगह क्या प्रेजेंट था, पस। तीसरी कंडीशन में क्या था, न्यूट्रोफिल्स और आरबीसी काफ़ी कम हो गए थे और मैक्रोफेज अपेयर हो गई थी। चौथी कंडीशन में क्या हुई थी, जो मैक्रोफेज अपेयर हुई थी वो एक फैगोसाइटिक सेल है, उन्होंने सारा पस खा लिया है वहाँ पे और सब चीज़ नॉर्मल कर दी है। और चौथी कंडीशन में क्या हो, वो भी थोड़ी देर बाद खाने के बाद गायब हो जाएंगी, ठीक है। फोटो ये ऊपर नीचे हो गए यार, देख लेना। नीचे वाली कंडीशन है ग्रे हेपेटाइजेशन, ऊपर वाली कंडीशन है रेड सॉरी रिजोल्यूशन। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे, लो बार निमोनिया। यहाँ पे लोबुलर निमोनिया कंप्लीट हो चुका है, उसकी चारों स्टेज कंप्लीट हो चुके हैं। लोबुलर निमोनिया क्या होता है, मैंने बताया था कि एक पैची एरिया ऑफ कंसोलिडेशन 1 और मोर लोब, यानी या तो ये एक लोब में देखने को मिल सकता है या 2 लोब में देखने को मिल सकता है। फ्रिक्वेंटली फाउंड बायलेटरली, जनरली दोनों लोब में देखने को मिलता है। ऑफ्टन लोअर जोन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, यानी जब जो लोअर जोन में ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, कट करके अगर उसकी स्लाइड देखेंगे तो अपन को एडिमा फ्लूइड प्रेजेंट मिलेगा, कंजेशन मिलेगा, ब्रोंक्यूल्स मिलेंगे और न्यूट्रोफिल एक्सुडेट, यानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आरबीसी और न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट मिलेंगे। लोबुलर निमोनिया में इतना ही है। अब आपको मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में इसका टेक्स्ट बताऊंगा कि आप कैसे पहचानोगे कि कहाँ पे लोबार है कहाँ पे लोबुलर है, ठीक है। यहाँ पे हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू, जुड़े रहिए पार्ट 2 के लिए और हमारी पंचकर्मा की सीरीज़ अब आगे से कंटिन्यू होगी, ठीक है। धन्यवाद।